जय हिंद प्यारे बच्चों, सुप्रभात सभी को। प्यारे बच्चों, हम लोग पिछले क्लास में चर्चा कर रहे थे शिक्षण प्रविधि पे। कुछ शिक्षण प्रविधि आप लोगों के चर्चा किया गया और उसी कड़ी में जो नेक्स्ट शिक्षण प्रविधि है उसका नाम है स्पष्टीकरण प्रविधि। ठीक है, और इसके पहले आप लोगों को जो प्रविधि पे चर्चा कराए थे उसका नाम था व्याख्यान प्रविधि। ठीक, तो समझते हैं कि स्पष्टीकरण प्रविधि क्या होता है। तो किसी विषय वस्तु या घटना को अच्छी तरीके से समझाना ही क्या कहलाता है? स्पष्टीकरण कहलाता है। ठीक है, अब इस विधि को उद्घाटन विधि के नाम से भी जाना जाता है और इस विधि अधिकतर जटिल विषयों को सरल रूप से बोधगम्य बनाने का काम में आती है। ठीक है, इसीलिए आप देखेंगे इस प्रविधि के अंतर्गत एक शिक्षण सूत्र की भी सहायता ली जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं सरल से कठिन की ओर। उस सूत्र की सहायता से भी इस प्रविधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एक गार्लिक महोदय हैं, वो स्पष्टीकरण को बताते हुए स्पष्ट करते हैं कि स्पष्टीकरण का अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा किसी शब्द समूह या कथन के अर्थ की समस्त जटिलता दूर हो सकती है। इसी को क्या कहा जाता है? स्पष्टीकरण किया जाता है, जिसके द्वारा क्या है, शब्द का कोई समूह है या फिर कथन है, उसमें जो समस्याएं हैं, जो जटिलताएं हैं, जो कठिनाई है, उसको सरल किया जाता है या फिर उसको दूर करने का प्रयास ही स्पष्टीकरण कहलाता है। प्यारे बच्चों, आप देखेंगे तो स्पष्टीकरण का प्रयोग अधिकांशतः जो वाणिज्य विषय हो गया, अर्थशास्त्र विषय हो गया, जिसमें कुछ ऐसे कठिन शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, उसी कठिन शब्दावली को समझाने के लिए स्पष्टीकरण प्रविधि का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि इन विषयों में आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे कठिन शब्दावली होते हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे वाणिज्य विषय में हम लोग बात करते हैं तो देखेंगे एक शब्द होता है लेजर। ठीक है, इसको समझाने के लिए प्रयोग किया जाए स्पष्टीकरण का। या फिर आप देखेंगे क्रेडिट और डेबिट को समझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अर्थशास्त्र में आप देखेंगे तो जीडीपी हो गया, ठीक है, जीएसटी हो गया। तो ऐसे बहुत सारे शब्दावली हैं जिसको समझाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? स्पष्टीकरण का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं एक शब्द ले रहा हूं अर्थशास्त्र का ही, जो वाणिज्य में भी आता है, प्रयोग किया जाता है, जीडीपी। इसको हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। क्या है? अगर इसको समझाना है बच्चों को तो इसको समझाने के लिए हम कहेंगे कि मान लीजिए प्यारे बच्चों, हम एक देश है जो भारत है जिसमें हम लोग रहते हैं। तो भारत की जो मूलतः कंपनियां हैं ना, जिसमें टाटा हो गया, जियो हो गया ना, या कोई विद्यालय ही है किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहा है, जैसे मानव पूंजी का ही प्रोडक्शन कर रहा है तो प्रोडक्शन कर रहा है ना, उसको भी सम्मिलित कर लेते हैं। और उसके बाद भारत देश से जो बाहर के देश हैं, बाहर के देश भी बहुत सारे चीज़ों का प्रोडक्शन भारत में आके कर रही हैं। तो अगर भारत में एक वर्ष में भारत की कंपनियां या बाहर की विदेश की कंपनियां जो भारत में एक वर्ष में उत्पादित करती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। ठीक है, तो ये आराम से बताया जा सकता है किसके माध्यम से? स्पष्टीकरण के माध्यम से। ठीक, अगर हम क्रेडिट या डेबिट ही बात कर रहे हैं तो हमारे अकाउंट में अगर कोई पैसा भेज रहा है, ठीक है, तो भेजेगा, इसका मतलब मेरे में जुड़ रहा है, तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। अगर उसके अकाउंट से वो पैसा खाली हो रहा है तो उसका क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। तो ये स्पष्टीकरण के माध्यम से ही सिखाया जा सकता है। तो ऐसे कुछ शब्दावली होते हैं जिसको सिखाया और बताया जाता है। ठीक, स्पष्टीकरण में एक चीज और ध्यान रखिएगा कि हम
वर्णन प्रविधि का भी थोड़ा बहुत सहायता लेते हैं, क्योंकि स्पष्ट करना है तो वर्णन किया जाएगा उसके बारे में। जो वर्णन किया जाता है, यहाँ पे बोर्ड नहीं खाली है, नहीं तो मैं आपको एक चित्र के माध्यम से भी जीडीपी बताता, समझाता, तो उसमें वर्णन आ जाता है। तो वर्णन प्रविधि का भी प्रयोग करते हैं। ठीक, अब स्पष्टीकरण प्रविधि का प्रयोग करते समय ध्यान देने योग्य कुछ बातें हैं जिसको ध्यान में रख करके स्पष्टीकरण किया जाना चाहिए। पहला है, किसी भी कठिन शब्द, प्रत्यय अथवा तथ्य का स्पष्टीकरण पूर्ण आत्मविश्वास के साथ किया जाना चाहिए। तो जब भी आप कठिन शब्द का या संप्रत्यय का अगर स्पष्टीकरण कर रहे हैं तो आपको उस विषय के बारे में या उस प्रकरण के बारे में पूर्ण आत्मविश्वास होना चाहिए कि हम उसको स्पष्ट कर लेंगे और बच्चों को समझा लेंगे। ठीक है, तभी आप अच्छे से कर पाएंगे। स्पष्टीकरण की भाषा सरल, बोधगम्य व स्पष्ट हो। कैसा होना चाहिए? सरल होना चाहिए, बोधगम्य होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, तभी बच्चे अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। अन्यथा हमने कहा ना कि अपने आप में ऐसे जो तथ्य हैं या फिर जो हमने कठिन शब्द लिए हैं उनको समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे ऊपर का आप समझ लिए हैं या लिख ही लिए हैं, तो जैसे आप समझिए, जो हम जीडीपी की बात कर रहे थे, यहां पर समझिएगा, मान लीजिए यही है, हम बात कर रहे थे इसमें टाटा की, जियो की बात कर रहे थे, और किसी भी शिक्षण संस्थान का ही नाम लिख देते हैं। मान लीजिए महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये भी है एक। और एक है ओप्पो, वीवो, जो ये भी किस मोबाइल का प्रोडक्शन कर रही है, ठीक है। और ये मान लीजिए प्रोडक्शन 100 कर रहा है, ये 50 कर रहा है, ये 40 कर रहा है, ये भी 70 कर रहा है, ये 30 कर रहा है, ठीक। अब यहाँ पे अगर जीडीपी की बात करेंगे तो ये क्या है? ये बाहर की दो कंपनियां हैं जो विदेश से हैं और लेकिन भारत में किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर रही हैं। मान लीजिए मोबाइल का ही प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है, मोबाइल ही प्रोडक्शन कर रहा है, लेकिन कहाँ है? भारत में है। तो अगर जो जीडीपी होगा वो क्या होगा? ये पूरा का पूरा टोटल करने पर जितना आएगा, जैसे हम टोटल कर ले रहे हैं 290, ठीक है, तो 290 क्या हो जाएगा? जीडीपी हो जाएगा भारत का, जो किसी भी वस्तु का, मोबाइल ही है या किसी भी वस्तु का क्या कर रहा है? प्रोडक्शन कर रहा है। कहाँ में आकर के? भारत पे आकर के, ठीक है। अब यही मान लीजिए कि एक व्यक्ति है राम, जो कि अमेरिका में है और किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहा है, और वो कितना कर रहा है? मान लीजिए 45 कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम बात करेंगे कि क्या ये जीडीपी के अंतर्गत इसका भी आएगा? राम बाहर हमारे ही देश का है, लेकिन वो जाकर के कहाँ कमा रहा है? अमेरिका में कमा रहा है। तो क्या जीडीपी के अंतर्गत आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये दूसरे देशों में जाकर के प्रोडक्शन को बढ़ा रहा है, दूसरे देश का प्रोडक्शन बढ़ा रहा है, इसलिए कहीं ना कहीं हमारे जीडीपी में इसकी जिक्र नहीं होगी, ठीक है। अगर हम बात करेंगे यहीं जीएनपी की, जिसको बोलते हैं ग्रास नेट प्रोडक्शन, ठीक है, तो जब जीएनपी की बात करेंगे तो भारत के जितने लोग हैं, चाहे यहाँ कमाते हो चाहे विदेश कमाते हो, वो जिस वस्तु का उत्पादन करेगा
वही क्या कहलाएगा, जीएनपी कहलाएगा। तो कौन कौन से लोग हैं, तो यहां पर देखिए टाटा है, जियो है, प्लस महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ है, और उसके बाद राम भी है। इनका जो भी प्रोडक्शन होगा वो क्या कहलाएगा, जीएनपी कहलाएगा। ठीक, ग्रास नेट मतलब भारत के जितने लोग किसी वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं वो क्या कहलाएंगे, जीएनपी कहलाएंगे। अब बात समझ, तो ऐसे ही क्या है, जीएनपी है, एनएनपी अगर निकालना हुआ तब भी हम निकाल सकते हैं। तो ऐसे टर्मिनोलॉजी को समझाने के लिए हम स्पष्टीकरण का ही सहायता लेते हैं। तो पहले हमको क्या समझाया, आपको जीडीपी समझाया, फिर जीएनपी समझाया, फिर एनएनपी भी समझा सकते हैं इसी में। ठीक है, हम अब कहेंगे नेट नेशनल प्रोडक्ट, तो वो भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए इसमें कमाने में जो टूट फूट होती है उसको घटा देंगे तो वही क्या निकल जाएगा, एनएनपी निकल जाएगा। इसी में से मान लीजिए टूट फूट कुछ भी हो 40 है, जो किसी हर एक चीज़ों के प्रोडक्शन में कहीं ना कहीं कुछ घिसावट के रूप में निकल जाती है। तो इसमें से जो आएगा, मान लीजिए ये हो गया 190, ठीक है, और ये 45, इसको जोड़ दें। ठीक, अब जो भी 235 या 30 आ रहा है उसमें से 40 घटा देंगे, जो आएगा वही क्या हो जाएगा, आपका एनएनपी हो जाएगा। तो इस तरीके से हम सरल से कठिन की ओर बच्चों को समझा सकते हैं, क्योंकि पहले हमने क्या समझाया आपको, जीडीपी समझाया, फिर जीएनपी समझाया, फिर एनएनपी समझा रहे हैं। अब बात समझ में आ रही है कि अब समझाने के लिए भाषा क्या होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, बोधगम्य होनी चाहिए, वो स्पष्ट होनी चाहिए, तभी बच्चों को समझ में आएगा। क्योंकि अपने आप में देखेंगे तो अर्थशास्त्र विषय हो गया, वाणिज्य विषय हो गया, उसमें जो शब्द होते हैं वो काफ़ी जटिल होते हैं, कठिन होते हैं, उसको समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसलिए उसकी भाषा सरल होनी चाहिए। ठीक, उसके बाद है विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के अनुरूप होना चाहिए। जो आप स्पष्टीकरण कर रहे हैं वो बच्चों के मानसिक स्तर के अनुरूप का होना चाहिए, ताकि बच्चों को समझ में वो बात आ जाए, तभी अच्छी तरीके से वो बातों को समझ पाएंगे। अब हम मान लीजिए कक्षा 10 को पढ़ा रहे हैं और लगे अगर बीएससी जैसा समझाने, तो क्या वो समझ पाएगा बच्चा, उसके मानसिक शक्तियों का उतना विकास हुआ है, नहीं समझ पाएगा, जाहिर सी बात है कि नहीं समझ पाएगा। तो इसलिए मानसिक स्तर के अनुरूप होना चाहिए जो भी स्पष्टीकरण आप कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद है शिक्षक में रोचक ढंग से स्पष्टीकरण करने की योग्यता व क्षमता भी होनी चाहिए। जब भी टीचर समझाए, स्पष्टीकरण करे, तो रोचकता होनी बहुत जरूरी है, बच्चे भी उसको अच्छे तरीके से सीखें, ऐसी क्षमता टीचर के अंदर होनी चाहिए, और उसके लिए योग्यता होनी चाहिए और उसकी क्षमता होनी चाहिए, नहीं तो आप स्पष्टीकरण अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। ठीक बात। उसके बाद यदि आवश्यक हो तो स्पष्टीकरण के समय शिक्षक को सहायक सामग्री की भी सहायता ले लेनी चाहिए। अगर मान लीजिए इस तरीके से मौखिक रूप से नहीं अगर बताया जा रहा है, स्पष्टीकरण अच्छे तरीके से नहीं किया जा रहा है, तो उसके लिए आप कोई भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल सहायक रूप में ले सकते हैं। ले करके उसके आधार पे भी आप स्पष्ट कर सकते हैं उन बातों को, तभी अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो ये है कुछ ध्यान देने योग्य बातें जो स्पष्टीकरण करते समय होना चाहिए। अधिकतर आप देखेंगे टीचर, क्योंकि मौखिक रूप से जो बातें नहीं समझ में आती है तो छात्रों के लिए क्या किया जाता है, दृश्य रूप में चार्ट पेपर बना लिया जाता है, और चार्ट पेपर बना करके बच्चों को समझाने की, क्योंकि उससे ना जब हम चार्ट पेपर की सहायता से या किसी डायग्राम की सहायता से अगर बच्चों को सिखाते हैं तो वो अच्छे तरीके से समझ में आ जाता है बच्चों को। जैसे एक उदाहरण समझिए, मुझे ही बताना है क्रिकेट का तुलना करना है किसी के स्कोर का, दो देशों का ये भी है, इंडिया और पाकिस्तान का। तो हमने जब इधर मान लीजिए रन लिख दिया, ठीक है,
इधर भारत या ऑस्ट्रेलिया का बना दिया। तो ये देखिए इस तरीके का चित्र बनाया जाता है। यहाँ पे रन गति, यहाँ पे ओवर लिख देते हैं और इस पे रन लिख देते हैं। ठीक है, अब छोटा सा इंडिकेट कर सकते हैं या जो भी है इसको लाइनिंग वाला या किसी भी कलर से कर सकते हैं। मान लीजिए इसको ब्लू कर दिए और इसको मान लीजिए पीला कर दिए। ठीक है, ऐसे ऐसे कर देते हैं। तो अब बहुत ऐसे चित्र आप बना सकते हैं। अब इसी आधार पे हम क्या करते हैं, इसका स्पष्टीकरण आराम से कर सकते हैं। दोनों देशों में तुलना भी आपको देखने को मिलता रहेगा। यहाँ पे स्कोरिंग होगा जैसे वो रन के हिसाब से कि मान लीजिए 5 बना दिया गया, 15 बना दिया गया, 20 बना दिया गया, 25 और 30 हो गया। और ये पहला ओवर हो गया, दूसरा ओवर हो गया, तीसरा ओवर हो गया, चौथा ओवर हो गया। इसी तरीके से दिखाया जाता है। आप क्रिकेट में ग्राफ भी देखे होंगे। तो इसी ग्राफ की सहायता से हम क्या कर रहे हैं, इसको स्पष्ट कर रहे हैं कि एक ओवर में कितना रन बना। तो एक ओवर में भारत ने कितना बनाया था और वहीं तुलना करते हैं कि इसने कितना बनाया था। मान लीजिए यहीं पे है ना, ये पहले ओवर का है ग्राफ। तो एक ओवर में कितना 15 रन इसने बनाया और ऑस्ट्रेलिया ने कितना बनाया है, ये 25 से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो लगभग 26 रन बनाया होगा। हमेशा आधार पे कहीं ना कहीं स्पष्टीकरण करते हैं। फिर ये मान लीजिए दूसरे ओवर का है, तो दूसरे ओवर में हम कहेंगे कि भारत ने कितना बनाया है, लगभग 28 रन बनाया है और ये कितना बनाया है, 16 रन बनाया है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं स्पष्टीकरण करने में भी सहायता होती है। तो चित्र की सहायता भी आप ले सकते हैं या कोई भी दृश्य उपकरण आप ले सकते हैं जिसकी सहायता से आप स्पष्टीकरण अच्छे तरीके से कर पाएँ। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको पॉइंट को नोट कर लीजिए। इसकी कुछ लिमिटेशन है स्पष्टीकरण की, वो भी कुछ पॉइंट में है, देख लीजिए। तो पहला है कि जिस विषय बिंदु पर स्पष्टीकरण प्रविधि का प्रयोग किया जाता है उसके विशेष पक्षों का निर्धारण करना कठिन होता है। ठीक है, क्योंकि जब भी हम विषय बिंदु पर स्पष्टीकरण करते हैं और इस प्रविधि का प्रयोग करते हैं तो जो विशेष पक्ष होते हैं किन किन को हम स्पष्ट करें वो निर्धारित करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। क्योंकि जैसे अभी मैं आपको जीडीपी ही बता रहा था, तो जीडीपी में हम किन किन पक्षों को निर्धारित करें, जैसे उसमें जीडीपी है, एनएनपी है ना, और भी बहुत सारे फार्मूले भी हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट भी है। तो पहले से अगर वो सारी चीज़ें निर्धारित रहती हैं तो बहुत लंबा भी हो जाए। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि अगर इसको स्पष्टीकरण करूँ तो एक को सिर्फ स्पष्ट करके छोड़ दूंगा तभी बहुत सारी चीज़ें नहीं स्पष्ट होंगी। तो इसलिए क्योंकि सब उसी से जुड़ा हुआ है, तो हमें ये पहले ही निर्धारित कर लेना होगा कि किन किन पक्षों को हमें स्पष्टीकरण करना है। ठीक है, और यही विशेष पक्ष कौन सा होगा ये निर्धारित करना कठिन हो जाता है कि सिर्फ जीडीपी पढ़ा दें, कि उसमें जीएनपी भी बताएं, कि एनएनपी भी पढ़ा दें। ठीक है, तो इसलिए ये थोड़ा सा निर्धारित करना कठिन हो जाता है। अगर उसको छोड़ भी देते हैं तब भी बच्चे नहीं समझ पाते हैं, तो छोड़ना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और स्पष्टीकरण का मानदंड निश्चित करना असंभव है। जो अभी हमने कहा कि कहाँ तक बताया जाए और कितना बताया जाए ये निश्चित करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। यह विषय पर शिक्षक का अधिकार एवं उसकी अंतर्दृष्टि ही तय करती है। जहाँ तक आपको अच्छी पकड़ है वहाँ तक तो आप स्पष्टीकरण करते चले जाते हैं, और जहाँ तक पकड़ अच्छी नहीं होती है वहाँ आप कहते हैं कि बस यहीं तक समझ लीजिए, आपके बस की मतलब अब इसके आगे नहीं है, क्योंकि आगे जब पढ़ाएंगे तब चर्चा करेंगे, ऐसा बोल करके टीचर निकल जाते हैं ना। तो उसकी अंतर्दृष्टि ही तय करती है। बात समझ में आया? उसके पश्चात है स्पष्टीकरण में तथ्यों को तार्किक क्रम एवं व्यवस्थित रूप से छात्रों को स्पष्ट किया जाता है। ये तार्किक क्रम है प्रस्तुत करने का। अगर ये टूटा तो बच्चों को समझ में नहीं आएगा। अगर पहले ही मैं एनएनपी पढ़ाता तो आपको क्या समझ में आता? नहीं समझ में आता, क्योंकि उसके पहले आपको जीडीपी समझना जरूरी है, फिर जीएनपी समझना जरूरी है। ठीक है, ये सब समझे रहेंगे तब आपको कहीं ना कहीं
जो एक होता है नॉमिनल प्रोडक्ट, ठीक है, फिर और भी बहुत सारे जीडीपी के अंतर्गत आते हैं, उसको समझाना, तब जाकर के आप समझ पाएंगे। अन्यथा नॉमिनल पहले ही बता दिया जाए तब भी नहीं समझ पाएंगे ना। तो एक तार्किक क्रम है प्रदर्शित करने का या स्पष्टीकरण करने का। व्यवस्थित रूप से छात्रों को स्पष्ट किया जाता है, यह अध्यापक के पूर्व तैयारी के बिना संभव नहीं है। पहले से ही इसकी प्लानिंग टीचर करके आएगा, तभी वो तार्किक क्रम में क्रमबद्ध रूप से बता सकता है। अन्यथा आप देखेंगे कि जो चीज़ें उसको तैयार है वो तो बता देगा, उसके बाद जो चीज़ें तैयार नहीं है वो अच्छे तरीके से स्पष्ट नहीं कर पाएगा या उसको छोड़ दिया जाता है। तो ये भी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए कि पहले से ही क्या कर लिया जाए, तैयारी उसकी बना लिया जाए, और जो कि बिना तैयारी का ये संभव नहीं होता है। तो पहले से इसकी प्री प्लानिंग कर लेनी पड़ती है। इतनी बात समझ में आया? इसको भी नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, स्पष्टीकरण प्रविधि में आप देखेंगे तो कुछ चीज़ों का बहुत विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि जो भाषा आप प्रयोग कर रहे हैं वो स्पष्ट होना चाहिए, सरल होना चाहिए, बोधगम्य होना चाहिए और बच्चों के मानसिक स्तर का होना चाहिए। उसके साथ साथ आप देखेंगे ना तो एक बात आती है कि समग्रता, जो आप प्रस्तुत कर रहे हैं या स्पष्टीकरण कर रहे हैं जिन चीज़ों का, तो समग्र रूप से उसको बताएं, कुछ भी उसमें आधा अधूरा चीज़ें बता करके छोड़े ना। तो इसको समग्र रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। उसके बाद आप देखेंगे तो जो विशेषताएं होनी चाहिए, आप जिस पे ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं उसको थोड़ा विस्तार पूर्वक स्पष्ट करें, और जो चीज़ें थोड़ी सी उसके पार्ट्स के रूप में हैं उसको थोड़े रूप में आप बता करके भी काम चला सकते हैं। उसके बाद है उपयुक्तता की, जो उपयोगी है उनको चीज़ों को भी ध्यान में आपको रखना पड़ेगा कि बच्चों के लिए जो सर्वाधिक उपयोगी है उस पर विशेष रूप से जोर दे करके समझा दिया जाए, और जो कम महत्वपूर्ण चीज़ें हैं अस्पष्टता में, जैसे उसके अंतर्गत जो चीज़ें हैं जो कम महत्वपूर्ण है उसको थोड़े से रूप में बता करके आप काम चला सकते हैं। तो इसलिए जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उपयोगी है, उन सब बातों को भी ध्यान में रख करके स्पष्टीकरण किया जाना चाहिए। ठीक, और नहीं तो फिर वही हो जाएगा लेक्चर मेथड, वो बच्चे उबने लगते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ये आपको समझ में आ गया। अब उसके पश्चात हम लोग नेक्स्ट जो प्रविधि है उस पर चर्चा करेंगे। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग।